नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जबलपुर मॉड्यूल पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। दरअसल आरोपी कासिफ खान जबलपुर का रहने वाला, जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ये तमाम जानकारी हासिल की गई। इनपुट के आधार पर कासिफ खान को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जबलपुर से आ रही जानकारी, जहां जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी कासिफ खान जबलपुर का रहने वाला, जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद ये तमाम जानकारी जुटाने के बाद कार्रवाई की गई। इनपुट के आधार पर कासिफ खान को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पूछताछ के बाद जानकारी जो हासिल हुई, उस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कासिफ खान को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों ने पहले जो 3 गिरफ्तारियां की थी, उनसे लगातार पूछताछ चल रही थी। जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी गिरफ्तार, कासिफ खान इसका नाम बताया जा रहा है। जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ये तमाम जानकारी मिली और इनपुट के आधार पर कासिफ खान की गिरफ्तारी हुई। कार्रवाई करते हुए एनआईए ने जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम कासिफ खान बताया जा रहा है। जबलपुर का रहने वाला है। जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ये तमाम जानकारी हासिल हुई थी। इनपुट के आधार पर कासिफ खान को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ के बाद जानकारी हासिल कर एक और आरोपी कासिफ खान को गिरफ्तार किया। ये जबलपुर का रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जबलपुर मॉड्यूल से जुड़े मामले को लेकर जानकारी आपको दे दें। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी रहने के पीछे जो कारण है, स्वास्थ्य सेवाओं का इस पर असर पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग समेत यहां लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा। दूसरे दिन भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का असर पड़ रहा है। वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग समेत मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। और भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में कार में आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर अभी तक वजह नहीं पता चल पाई है कि आग कैसे और क्यों लगी। यात्रियों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। लाल मस्जिद के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां आग की लपटें धू-धू कर उठ रही हैं। और ये दरअसल एक कार है जो आग की चपेट में आ गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि जो कार सवार लोग थे वो किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। शाहजहानाबाद इलाके में आग लगने का ये मामला, आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और आग कैसे लगी, क्या कारण रहा, स्पष्ट नहीं हो पाया। जबकि आग लगने के दौरान कार में सवार जो यात्री थे वो कार से वक्त रहते उतर पाए। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां टिकट की दावेदारी का आखिरी दिन। कांग्रेस में टिकट की दावेदारी का अंतिम दिन आज है। आज शाम तक जो नेता हैं उन्हें आवेदन करना होगा और टिकट की दावेदारी का आज अंतिम दिन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आगामी चुनावों के लिए टिकट की दावेदारी करने वाले जो नेता हैं वो आज अपना आवेदन कर सकते हैं और आज आखिरी दिन बताया जा रहा है। कांग्रेस में टिकट की दावेदारी को लेकर आज शाम तक नेता आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टिकट की दावेदारी और टिकट की हकदारी किसकी होगी और जनता जनार्दन किस पर मुहर लगाएगी, इन सब बातों को तय करने के बाद कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। और आवेदन के लिए आज अंतिम दिन है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं या इच्छुक कांग्रेस के नेता हैं जो चाहते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, वो आवेदन कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है। और रायपुर में उम्मीदवारों के प्रशिक्षण, प्रत्याशियों को प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी देगी। पहली लिस्ट के प्रत्याशियों की ट्रेनिंग आज रायपुर में प्रशिक्षण बैठक के दौरान होगी। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और उम्मीदवारों के प्रशिक्षण में जो प्रत्याशियों की जो पहली सूची आई थी, उस सूची के अनुसार ये प्रशिक्षण शुरू होगा। दरअसल पहली लिस्ट के प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज रायपुर में प्रशिक्षण बैठक होगी और क्या कुछ प्रशिक्षण बैठक में विषय रहेंगे, किस तरह से प्रत्याशियों को
आगामी चुनाव में जाने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस पर लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे आगे। और बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी एक भाषण दे रहे थे और एक भाषण का ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, ये कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पूर्व राज्यपाल श्रीमान कुरैशी साहब हैं। सुनिए भाई साहब के वक्तव्य विदिशा जिले के लटेरी में कार्यक्रम के दौरान में कांग्रेस की नीतियों के बारे में। इसलिए कांग्रेस के लोगों को चुनावी हिंदू कहते हैं। बंटाधार और करप्शन नाथ यदि कहीं हो तो इसे सुन लें। आइए आपको सुनवाते हैं पंकज चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो शेयर किया उसमें क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया। ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल दे गंगा पार्टी को एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। झूठ बोलने की बात है, झूठ बोलने की बात है। और ये हिंदुस्तान में जबान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी, बीमारी, फकागरस्ती, भैंस कशी, असली लड़ाई उसकी लड़ाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर वासियों के लिए इसे अच्छी खबर कही जाएगी कि शहर में अब नाइट कल्चर बंद नहीं होगा। बजाय इसके पुलिस को, प्रशासन को इसमें सख्ती दिखानी होगी। और रेजिडेंसी कोठी पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। शहर में बढ़ते अपराधों के लिए नेता नाइट कल्चर को जिम्मेदार बता रहे थे और हाल ही में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर नाइट कल्चर पर पुनर्विचार किए जाने के लिए कहा था। इससे पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर भी नाइट कल्चर पर सवाल उठाते बैठक में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सख्ती बढ़ाए जाने को लेकर सहमति बनी है। और साथ ही शहर में देर रात जो पब्स खुल रहे हैं, बार्स और शराब की दुकानों को तय समय पर बंद किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। दोनों में अंतर है। नाइट कल्चर के हम विरोधी हैं, वो सड़क पर नहीं होना चाहिए। अगर बंद जगह होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। नाइट एक्टिविटीज़ इंदौर में देश में सबसे पुरानी है। हमारा सराफा, हमारा सरवटे बस स्टैंड, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे रात में तो क्लर्क कॉलोनी में हमारा रूम था, हम एक स्कूटर पे जाते थे सरवटे बस स्टैंड पे पोहे खाने रात को 2 बजे। नाइट कल्चर यहाँ पर है, इससे राइट एक्टिविटीज़ रात में है, उससे हमारा इनकार नहीं है। पर इसके साथ जो नशा हो रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसमें प्रशासन ने काम भी किया। 150 लगभग ड्रग्स हैंडलर पकड़े हैं जो अभी तक जिनकी जमानत नहीं हुई। और आने वाले त्योहारों में भी भविष्य में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी कुछ 1-2 घटना ऐसी हुई जो सांप्रदायिक भी हो सकती थी, तो हमें आने वाले त्यौहार बहुत हैं, तो थोड़ा प्रशासन अलर्ट रहे, इस विषय में बात हुई है। प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह 24/7 इंदौर को खोलने के लिए हमने निर्णय लिया था, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। दूसरा, जो पब्स हैं, लिकर की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं जिसमें लिकर परोसी जा रही है, उस सब के कारण यदि अपराध बढ़ रहा है, उसके कारण यदि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो मेरा ऐसा मानना था कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उस पर एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि क्या घटनाएं उसी कारण से हो रही हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि नाइट कल्चर और पब कल्चर में डिफरेंस है। शहर 24 घंटे खुला रहे और पुलिस उसकी सुरक्षा करे तो शहर को खुलना ही चाहिए। लेकिन आज के रिव्यू में भी हमने यही बात की है कि अगर उस सब के कारण अपराध हो रहा है तो उस पर कंट्रोल हो, सुरक्षा बढ़े, पुलिस मुस्तैदी से और प्रभावी रूप से कैसे काम करे, जिस कारण से शहर भी खुला रहे, लोग आज़ादी से, स्वतंत्रता से, सुरक्षित ढंग से घूम भी सकें। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज मीटिंग हुई है
वैसे लगातार हम लोग ना एक डिस्कशन करते ही हैं, मतलब मैंने एवरी 15 डेज के एक बार है ना हम लोग ने एक ट्रेडिशन किया है कि सारे डिफरेंट इश्यूज़ के लेकर है ना हम लोग ना डिस्कशन करते हैं। आज भी हम लोग नशे से लेकर अदर है ना इश्यूज़ हैं, जैसे नाइट एक्टिविटीज़ है ना चल रही है, घटनाएं हो रही है, उसके लेकर हम लोग ना एक डिटेल डिस्कशंस किए हैं। हर एजेंसी का है ना किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्या क्या रोल रहेगा, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन। और सटोरियों पर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी रायपुर से आ रही है, जहां ईडी का शिकंजा। ईडी ने कल 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई हो रही है। कई संदिग्धों से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और प्रदेश में अब तक 400 से अधिक सटोरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भिलाई में 300 से ज्यादा सटोरियों की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर जिले में 150 से ज्यादा सटोरिये गिरफ्तार हुए और सटोरियों के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शंस मिले हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। युगल, ये सटोरियों पर एक्शन अभी भी जारी है? जी देखिए, बिल्कुल कल 1 दर्जन से अधिक ठिकाने पर ईडी ने सर्वे की जो कार्रवाई की है, कई संदिग्धों से अभी पूछताछ की जा रही है। उनके परिजनों को भी ले जा करके पूछताछ की जा रही थी। अगर हम पूरे इस रैकेट की बात करें तो इसके सटोरियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है वो मिले हैं। कई जो युवा है जिनको दुबई में ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद ये महादेव ऐप और अन्ना रेड्डी सट्टा का संचालन ऑनलाइन करते थे और ये अरबों का कारोबार था। लगभग एक जो जानकारियां जो आई है टेंटेटिव 4000 से अधिक करोड़ का ये अवैध कारोबार था और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पुलिस जो ईडी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ा कार्रवाई इसे कह सकते हैं ईडी का सटोरियों के खिलाफ, और ये कार्रवाई लगातार जारी है। और फिलहाल अगर हम पूरे राज्य की पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब तक 400 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें अगर हम रायगढ़ की बात करें और कोरबा की बात करें, इसके अलावा रायपुर और दुर्ग भिलाई की बात करें तो ये अब 500-600 से अधिक गिरफ्तारियां हैं आशीष। लेकिन रायपुर और दुर्ग में ही 400 से अधिक गिरफ्तारियां पुलिस ने की है। पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कई ऐसे खाता, कई ऐसे बैंक अकाउंट भी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ के बाद निशानदेही पर एक्शन आगे जारी रहेगा। युगल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अपहरण किए जाने से पहले सरपंच महेश गोटा को नक्सलियों ने छोड़ा। धारदार हथियार से हमला कर महेश गोटा को सोमनपल्ली के पास घायल अवस्था में पूर्व सरपंच महेश गोटा जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए और चोट के निशान उनके शरीर पर मिले हैं और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। एक लापरवाही की कीमत स्वास्थ्य विभाग को 23 लाख रुपए देकर चुकानी होगी। मामला बलरामपुर जिले के शारदापुर गांव का है, जहां एक महिला की नसबंदी फेल हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। महिला और उसके परिजन अदालत पहुंच गए। अदालत ने अब स्वास्थ्य विभाग को बच्ची के लालन पालन के लिए 23 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। बलरामपुर जिले के शारदापुर की महिला शांति रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। उसके 3 बच्चे पहले से ही हैं। कुछ समय पहले ही उसने नसबंदी करवाई थी, वो भी संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में। कुछ समय बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अब उसे बच्ची के लालन पालन की चिंता सताने लगी है। वो अपने परिजनों के साथ नसबंदी करने वाले डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने पल्ला झाड़ते हुए बच्ची को अनाथालय में छोड़ देने की बात कहकर उन्हें वहां से भगा दिया। न्यायालय में इसलिए जाना पड़ा कि नसबंदी के बाद फिर से मेरे बच्ची हो गई, इसलिए मुझे जाना पड़ा और डॉक्टर को लापरवाही से ही हुआ है। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और दिक्कत है, पढ़ाने में लिखाने में दुख है, रोग दुख है, सब लगे रहता है, इसलिए मुझे दिक्कत तो हो रही है। 4-4 लेकर के पढ़ाने में लिखाने में सब लग रहा है और मुझे भी तकलीफ होती है, बार बार पेट दर्द होता है, अभी नसबंदी भी कराना है।
परिजन बच्ची को अनाथालय में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। परिजनों ने बच्ची को पालने का फैसला कर लिया। उनकी नाराजगी स्वास्थ्य विभाग से थी, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से इस बच्ची की अतिरिक्त जिम्मेदारी इस परिवार पर आ गई थी। परिजनों ने डॉक्टरों पर नसबंदी के दौरान लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए बच्ची के पालन पोषण के खर्चे के लिए लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई। बहुत मैं चिंतित रहा कि अब कैसा होगा। इसके बाद एक बच्ची भी हो गई और बच्ची होने के बाद मैं न्यायालय को गया। न्यायालय से मैंने वो किया, जिसके बाद न्यायालय से मुझे अदालत में मैं दायर किया, जिसके बाद वहाँ से मुझे 23 लाख रुपए की मुआवजा की आदेश मिला। उससे मैं बहुत खुश हूँ। कई दिनों की सुनवाई के बाद स्थायी लोक अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया कि बच्ची के भरण पोषण के लिए 23 लाख रुपए दिए जाएं। अदालत ने ये भी आदेश दिया कि ये पैसा बच्ची के बालिग होने तक स्टेट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रहेगा। साथ ही ब्याज के पैसे से बच्ची का भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया जाएगा। उसके बाद महिला का बयान सुनने के बाद कोर्ट ने कहा 23 लाख रुपए उसको क्षतिपूर्ति के रूप में दिया, जिसमें से 20 लाख रुपए उस नाबालिग बच्ची जो भी पैदा हुई है उसके नाम पर फिक्स डिपॉजिट रहेगा, और उस फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज होगा वो ब्याज ये लोग निकाल के उस बच्चे का भरण पोषण करेंगे, इलाज कराएंगे, उसकी शिक्षा दीक्षा में उस पैसे का खर्च करेंगे, और 3 लाख रुपए उसको उस महिला को नगद क्षतिपूर्ति देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया। स्वास्थ्य विभाग ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि नसबंदी के बाद भी गर्भ ठहरने की स्थिति में 2 सप्ताह के अंदर जिम्मेदार चिकित्सक को सूचना देनी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि गर्भ ठहरने के बाद ही महिला ने चिकित्सक से संपर्क किया था, लेकिन अबॉर्शन में प्रसूता की जान को खतरा बताया गया था। स्वास्थ्य विभाग की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने इसे स्वास्थ्य सेवा में कमी का मामला मानते हुए फैसला सुनाया। सूरज गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।